सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 43 जो कि यूनिट नंबर 5 का कंटेंट है। अपना आज जो सब टॉपिक अपन सेलेक्ट कर रहे हैं वो है अपना मार्केटिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। तो देखिए प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन से कैटेगरीज आती हैं, पहले मैं आपको इसकी समझा देता हूँ। प्रोफेशनल सर्विसेज में आती हैं जैसे आपकी लीगल एक्टिविटीज़, अकाउंटेंसी सर्विसेज, मार्केटिंग कंसल्टेंसीज, आईटी सर्विसेज, ये सारी प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर काउंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल सेगमेंट सर्विसेज सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिक के। देखिए ज्योग्राफिक में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए सबसे पहला है कस्टमर कहाँ हमें मिलेगा। तो कस्टमर्स हमें कहाँ मिलते हैं? सिटी सेंटर्स पे, ट्रेड बिल्डिंग्स पे, जहाँ पे कस्टमर्स हमारे लिए हाईली वैल्यूएबल है और जो हमारी इन सर्विसेज को कंज्यूम कर सकता है। यदि हम बेनिफिट के पर्पज से सोचें तो हमारा कस्टमर वो होगा जो कि जिसको हाई क्वालिटी कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए होती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पर्सनल सर्विसेज चाहिए होती हैं। यदि हम कस्टमर को यहाँ पे डेमोग्राफिक बेसिस पे सेगमेंट करें तो हमारे लिए कस्टमर वो है जिसकी एज 35 to 40 के बीच की है। स्टेटस हम उसका मैरिड या सिंगल जैसा भी हम समझ सकते हैं। और इनकम अगर हम उसको डिवाइड करें तो मोर देन 60 to 70,000 या इससे ज़्यादा हमें वो क्योंकि कंसल्टेंसी है और हमें उसको एडवाइस या कंसल्टेंसी देने पे चार्ज करना है फ़ीस, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको इनकम लेवल भी हमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ेगा। यदि हम साइकोग्राफिक बेसिस पे सेगमेंटेशन देखें तो हम यह देखते हैं कि हमारा कस्टमर के लिए हमें एग्रेसिव बिहेवियर चाहिए, वो लोग जो बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं। दूसरा, या वो लोग जो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा आउट थिंक ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली डिसीजंस लेते हैं। या हम देखते हैं अगर हम यूसेज के हिसाब से देखें तो हमारे लिए वो पर्सन है जो इन कंसल्टेंसी और इन सर्विसेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहता है। बिजनेस क्लास, आपको पता ही है, बिजनेस क्लास सीए फर्म्स, लीगल कंसल्टेंसीज, अकाउंटेंसी फर्म्स से कहीं ना कभी कंसल्टेंसीज लेते रहते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये देखेंगे पहले कि हमें हमारा कस्टमर मिलेगा कहाँ पर। आफ्टर सेगमेंटेशन अब हम इनके लिए क्या बना रहे हैं? मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए कैसे प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोफेशनल सर्विसेज में प्रोडक्ट क्या है? वो सर्विसेज जो कि कस्टमर्स की नीड को मैच करती है। तो आप चाहे लीगल कंसल्टेंसी दे रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी दे रहे हो, चाहे अकाउंटेंसी से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस आप दे रहे हो, तो आपको वही प्रोडक्ट या वही सर्विस कस्टमर को ऑफर करनी होगी जिसकी रिक्वायरमेंट उस कस्टमर को है। देन आता है प्राइस। प्रोफेशनल सर्विसेज में जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं वो अपने जो प्राइस है वो फीस के तौर पे चार्ज की जाती है। तो कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आपसे आवरली बेसिस पे सर्विसेज लेती हैं, फीस चार्ज करती हैं। कुछ वीकली बेसिस पे, कुछ के अदर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। कुछों की फिक्स होती है कि पूरी एक प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रॉब्लम का या इस पर्पस के लिए हम जिस पर्पस के लिए आप मुझसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं उस पर्पस को सॉल्व होने के बाद मैं आपसे पूरी एक फ़ीस लमसम चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे जो प्राइस होती है वो अलग अलग कस्टमर के हिसाब से भी ली जा सकती है। देन होता है प्लेस। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए प्लेस हमारे को बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है, क्योंकि ये वो डिसीज़न है जो कि जहाँ पे हमें कंज्यूमर ढूंढता हुआ आएगा, यानी ये वो कस्टमर है। तो अगर हम मार्केटिंग कंसल्टेंट की बात करें या कई सारे ऐसे कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो कि कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी आपकी अवेलेबिलिटी करवाते हैं लोकेशन पर। जैसे कई सारे बिजनेस हाउसेज हैं तो उसके आसपास आप देखेंगे जो अदर शॉपिंग की जगह हैं या फिर अलग ट्रेड बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके के मार्केटिंग कंसल्टेंसीज के ऑफिस मिल जाते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट का ऑफिस भी मिल जाएगा, कोई मीडिया चूज़ करने वाली एजेंसी भी मिल जाएगी, ऐसे ही कोई लीगल टर्म्स, लीगल कंसल्टेंसी देने वालों के ऑफिस आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली ऐसी लोकेशन को चूज़ करते हैं जहाँ पे उनको अच्छे और बिग कस्टमर्स मिल सकते हैं। जैसे इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन के अंदर हम सबसे पहले बात जो यूज़ करते हैं, जो हमारा प्राइम मोटिव होता है वो होता है हमारा कस्टमर अवेयरनेस। जैसे
एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने कस्टमर को अवेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग माय ऑर्गेनाइजेशन माय सर्विसेज, कि मैं किस पर्टिकुलर एक्सपर्ट फील्ड में, किस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, किस तरीके के सर्विसेज में आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, कितने एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे सर्विसेज ऑफ़र करने का। और कई बार तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ लोग रिनॉन्ड कंपनीज़, यानी अगर उनके कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे उनका भी जिक्र करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास कौन सी सर्विसेज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कुछ कंसल्टेंसी सर्विस तो न्यूज़लेटर के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू भी क्या करती है, अपने कस्टमर्स को अवेयर कराती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसको जो मेरे से सर्विसेज ले रहा है रिगार्डिंग मार्केटिंग, तो अब मैं कुछ अगर न्यू सर्विसेज डेवलप कर रहा हूँ, नए प्रोडक्ट्स ला रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने उस एग्जिस्टिंग कस्टमर को बाय मेल, बाय लेटर, कैसे भी होगा मैं उनको क्या करूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा कि मेरे पास ये न्यू एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मैं अब ऑफर करने लग गया हूँ। कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज पब्लिसिटी स्टंट्स भी लेते हैं, जैसे लीगल में तौर पे कई बार कि अगर मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी का कोई केस है या कोई अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी केस में फंस रही है, तो मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर अपने आप को थोड़ा सा पब्लिसिटी के अंदर लेके आऊँगा ताकि लोग मुझे उस चीज़ से अवेयर हो जाएं। तो जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो प्रमोशन के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मेन फोकस हमारा कस्टमर अवेयरनेस होता है। देन पीपल, प्रोफेशनल सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उन पर्सन्स के साथ, उन एम्प्लॉयज़ के साथ जो कि आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे लाइसेंसिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कंसल्टेंट्स या कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, मैं आपके लिए मार्केटिंग में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट होगा, कोई मीडिया एक्सपर्ट होगा, कोई एजेंसी चूज़ करने में एक्सपर्ट होगा, कोई लोकेशन का एक्सपर्ट होगा, तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस टीम के थ्रू अपने कस्टमर्स को बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास कितनी अच्छी सर्विसेज हैं, मेरे पास कितने अच्छे लोग, कितने अच्छे पीपल्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जब मैं इनको इस चीज़ की कन्वे करूँगा मैसेज, तो मैं यहाँ पे कस्टमर्स के साथ प्रोफेशनली लिंक डेवलप करने का भी एक प्रयास कर रहा हूँ। फिर आता है प्रोसेस, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की क्वालिटी, मेरा कस्टमर केयर, मेरा अपॉइंटमेंट सिस्टम, मेरा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई जो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे ऑफिस के ओपनिंग का समय, क्लोज का समय, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल लिखी जाती है। क्योंकि अगर कोई कस्टमर किसी ऐसे अनयूजुअल टाइम पे आ रहा है तो वो उस चीज़ से परेशान ना हो, वो मुझे एनी हाउ अप्रोच कर सके। देन आता है फिजिकल एविडेंस। जब एक कस्टमर, एक पर्सन मेरे ऑफिस में आए मेरी कंसल्टेंसी लेने या मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट लेने, तो वो मेरे ऑफिस में बैठ के हर वो फिजिकल एविडेंस के बेसिस पे जज कर सके कि मेरी सर्विसेज कैसी होंगी। तो यहाँ पे ज़रूरी ये आता है कि मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो ब्रांच है, जो भी मैं जहाँ पे मेरे कस्टमर मिलने आया है वहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें उसके सामने पेश करूँ। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर से राय लेने जाते हैं, तो हमें दिखता है कि दीवारों पे कई बार उनकी डिग्री लिखी होती है, लगी होती है फ्रेम के थ्रू। तो ये डिग्री, ये एफिलिएशन, मेंबरशिप, ये हमें फिजिकल एविडेंस के तौर पे कस्टमर के ट्रस्ट को डेवलप करने में मदद करती है। अब हमारा टॉपिक आता है कि टॉप 10 मार्केटिंग टेक्निक्स फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। वैसे ये तो टॉपिक जनरल है प्रोफेशनल के लिए, पर फिर भी हम इसको कोशिश करते हैं मार्केटिंग, लीगल और इस पर्पस से लेते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो उनको भी अपने आप को मार्केट तो करना ही है, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज कंज्यूमर ही कंज्यूम करेगा। तो जब तक कंज्यूमर नहीं आएगा तब तक हम उस सर्विसेज को क्या करेंगे, से बचा नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो इस पहले पॉइंट के अंदर हमें क्या लिखना है कि हमें अपनी ब्लॉग्स, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए लिख के।
इस बात का ध्यान रखिए कि वैसे ही कि आप सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको सब चीज़ों की नॉलेज हो सकती है। बीइंग एज ए कंसल्टेंट प्रोफेशनल आपको चीज़ों की नॉलेज हो सकती है, बट आप हर सब्जेक्ट के मास्टर नहीं हो सकते। तो जिस एक्सपर्ट एरिया में, जिस एरिया में आप एक्सपर्ट है ना, आप उसी के बारे में ज़्यादा ब्लॉग लिखिए। यहाँ आपको ये समझना है कि जो आपका कस्टमर है वो आपके लिए कैसे प्रॉफिटेबल टर्न हो सकता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपने खुद के माइंड में एक आइडियल कस्टमर की इमेज को क्रिएट करना है, और वो इमेज ये होगी कि वो कस्टमर आपसे आके क्या चाहता है, वो क्या आपसे डिस्कशन करेगा, कैसी सर्विसेज वो आपसे मांगना चाहता है। यदि आप इस बारे में सोचेंगे, इस कस्टमर्स के बारे में सोचेंगे, तो आप वैसा ही लिखेंगे अपने ब्लॉग में, और वैसे ही कस्टमर को आप इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। ऐसे ही आप जिस एरिया, जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसमें कंपनीज़ कैसी हैं, बिग आती हैं, स्मॉल आती हैं, मीडियम्स आती हैं, ये कंपनीज़ आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे कहाँ रहती हैं, कहाँ उनको क्या प्रॉब्लम आती है, इनमें क्या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये सारी चीज़ें हम उस कस्टमर के पर्पस से भी सोचेंगे, और कस्टमर को बताने के लिए भी हम सोचेंगे कि कंपनीज़ के लिए हम उनको और क्या एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं। अगर हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको जितना डेप्थ में हो सके उतना सोचना है। आपको देखना है कि आपके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर को हिट कर सकते हैं। अपने आइडियल कस्टमर के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसा बायर है। तो आपको अपना उस आइडियल कस्टमर को एक टारगेट बायर मानते हुए ही अप्रोच करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप इसके लिए डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे उस पर्सन का जॉब टाइटल, उस पर्सन का एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, उस पर्सन की नीड क्या होनी चाहिए, वांट्स क्या होनी चाहिए, ऐसे पर्सन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमें उस पर्सन के पर्पस को सोचते हुए अपने माइंड में तय करनी। फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग। आजकल के देखिए, मार्केटिंग कंसल्टेंट का अगर हम एग्जांपल ले लें तो आजकल कंटेंट मार्केटिंग भी एक अनदर यूज़फुल टूल है अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का। और एक रिपोर्ट आई थी, डिमांड जनरेशन रिपोर्ट, जिसने ये बताया था कि 64% ऑफ विनिंग वेंडर्स का आपके बाइंग डिसीजन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कि एक अच्छा मार्केटिंग प्रोग्राम आपके बायर्स के डिसीजंस पर इफ़ेक्ट डालता है। तो इस तरीके का हमें क्या करना है, कंटेंट लिखना है। यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि एज एन इंडस्ट्री हमारी प्रोडक्ट्स की नॉलेज, हमारे एज ए कंसल्टेंट मेरी एक्सपर्टाइज, और मुझे उस फील्ड के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, ये मुझे पता होना चाहिए, ये मुझे अपने उसमें लिखना चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग करने के हैबिचुअल हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आप हमेशा ऐसे टॉपिक्स पे ब्लॉग्स लिखिए जो कि कस्टमर के इंटरेस्ट का है, कस्टमर के फ़ायदे का है, ताकि आपकी लीड जनरेट हो सके। तो आप ये कंटेंट राइटिंग ई बुक्स के तौर पर, वीडियोस के तौर पर, वेबिनार के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप अपने बायर्स की वेबसाइट पर भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि लोग आपके ब्लॉग्स को पढ़ें, आपके कंटेंट को पढ़ें और आपसे कंसल्टेंसी या आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज को वो कंज्यूम करना चाहें। देन आता है इंटरैक्टिव वेबसाइट। ये आपको, मुझको सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द बायर्स आज आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस कंपनी की वेबसाइट को सर्च करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि वेबसाइट से एज मच एज वी कैन हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर लें।
तो यदि एज ए प्रोफेशनल सर्विसेज, पहली चीज़ आप याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को आप डेली या ऑफनली अपडेट करते रहिए। कोई भी आउटडेटेड चीज़ उस वेबसाइट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए जो बहुत पुरानी एक्टिविटी थी। जैसे आपने अपने कस्टमर्स की, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट लगा रखी है, उसमें उनके व्यूज़ लगा रखे हैं, पर उनके व्यूज़ यदि बहुत पुराने ईयर्स के हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। तो आप क्या करिए, आप अपने नए एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के भी क्या करिए, वीडियोज़ उसके अंदर अपलोड करिए, ताकि अगर वो लोग आपके वीडियोस देखें तो उनको नए कंटेंट के तौर पे नए क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। वेबसाइट के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ की एलिमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहला आता है आपका क्लीन मॉडर्न डिज़ाइन। वेबसाइट के अंदर वाइट स्पेस का हम रोल देख रहे हैं यहाँ पे। आउटडेटेड डिज़ाइंस को रिमूव करिए, पुरानी फ़ोटोज़ को रिमूव करिए, न्यू फ़ोटोज़ को आप इंसर्ट करिए, और वेबसाइट को कोशिश ये करिए कि किसी प्रोफेशनल पर्सन से ही हेल्प लेके आप वेबसाइट बनाइए। आप खुद उस पर वेबसाइट को मत बनाइए, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज के माइंड क्रिएटिविटी के साथ चलते हैं। वो आपकी वेबसाइट को एक अलग लुक देंगे अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। प्रोफेशनल जो सर्विस वेबसाइट डिज़ाइनर होगा वो उस चीज़ में हाईली क्वालिफाइड है, एक्सपर्ट है, तो आपको उन्हीं की हेल्प लेनी चाहिए। देन सेकंड आता है इजी नेविगेशन। इस वेबसाइट में आप उसी इंफॉर्मेशन को रखिए जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। देन कन्वर्शन सेंटर डिज़ाइन। आपकी जो वेबसाइट है वो लीड जनरेशन के तहत आनी चाहिए, यानी कि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट सर्च करता है तो आप उसमें ऐसे ऑप्शंस को इंसर्ट करा सकते हैं जहाँ पे वो जैसे ही आपकी वेबसाइट खोलेगा तो आपको उसके डेटा के बारे में आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई ना कोई कॉल ऑफ एक्शन का आप पेज बना सकते हैं। तो ये आपको वेबसाइट प्रोफेशनल पर्सन ही बताएगा। देन कस्टमर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे हमारे लिए SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो टूल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। यहाँ हमारी वेबसाइट को हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है फॉर योर टारगेट कस्टमर्स। ये याद रखिएगा, ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि आप उनको सर्विसेज देने वाले हैं। तो जब वो आपकी वेबसाइट पे जाए या आपकी वेबसाइट के बारे में या कीवर्ड्स को लेके सर्च करे तो सबसे पहले आपका ही वेबसाइट उसको ओपन दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमें ऐसे कीवर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।